से आते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई प्रोड्यूसर बन जाते हैं। क्या कहानी रहती है? प्रोड्यूसर ही क्यों नहीं, प्रोड्यूसर क्यों बने? और कुछ भी तो जा सकते थे। कि पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता नहीं था। राइट। होता है ना कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, आज हमारे बहुत ऐसे उस वक्त मुझे जो राइट टाइम पर देना था, और एक बड़ा ऑर्डर था, मैं बताऊं उस वक्त 5-6 लाख का माने रखता था 93 में। आप लोगों के सेवा से भी मुंबई में 7-8 फ्लैट है, 7-8 फ्लैट 7-8 फ्लैट है जो रेंट पे चलता है, रेंट पे दे के रखे हैं। बता रहे जीएसटी के लिए इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी बाद में ना उस सब की भाई लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र से। तो अपने यहाँ गोविंदगंज हो गया मेरा, और दूसरा कल्याणपुर, तीसरा मोतिहारी भी घर है अपना। अगर सचिंदर जी के भाग में है या मनोज जी के भाग में है, अभी पिछली बार हुआ ना चुनाव में, इंसान पार्टी मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो आती है, आपको यहाँ बिहार उपाध्यक्ष बना देती है। जी जी, फिर उस पार्टी में जाते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं जी। लेकिन फिर पार्टी छोड़कर और फिर चुनाव जब सामने आता है जी, तो फिर आप पार्टी छोड़ देते हैं और फिर आपको शायद खबर आई थी कि राधा मोहन सिंह के पास आपको मुझे कोई गुरु मिला ना, दिल्ली मिला ना, कहीं माँ बाप के पास कोई गुरु मिला। नीतीश कुमार के बाद आप किन्हें मुख्यमंत्री देखना पसंद है? कुछ नाम बताते हैं। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। आप किन्हें पसंद है? इसमें प्रधानमंत्री का जो पद है नरेंद्र मोदी जी का समाप्त हो जाएगा, आप किन्हें देखना पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह या कोई और? 2025 में विधानसभा चुनाव है, कल्याणपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मेरे साथ जो खास मेहमान है वह बिहार से जाकर मुंबई में राज किए। मुंबई में कई हीरो को उन्होंने कास्ट किया, यानी प्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर बिहार आते हैं और बिहार में नेता का तैयारी करते हैं। जी हाँ, पहले कल्याणपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वीआईपी में जाते हैं, उसके बाद अब भाजपा नेता हैं। जी हाँ, हमारे साथ कोई और नहीं, मेरे साथ है ऋतुराज पांडे, भाजपा नेता। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है ऋतुराज पांडे जी। आपको और बीएनडी न्यूज के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम। सवाल रहेगा, शुरू से ही शुरू करेंगे क्योंकि कहानी शुरू से ही शुरू होती है। बिहार से आते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई प्रोड्यूसर बन जाते हैं। क्या कहानी रहती है? प्रोड्यूसर ही क्यों नहीं, प्रोड्यूसर क्यों बने? और कुछ भी तो जा सकते थे। बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई डेस्टिनी होती है, वो लिखित होता है, लिखा हुआ है, लेकिन इस बीच में कर्म आपको करना पड़ता है। विदाउट कर्म आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। अब देखिए हम लोग मीडियम क्लास के लोग ठहरे, जाति के ब्राह्मण है। एक्चुअल जो मेरा गांव है अरेराज के बगल में बना पंचायत आता है, बहादुरपुर खजूरिया, नाम सुना होगा आपने। वहीं पर मेरा अपना घर है, वहीं से पढ़ाई लिखाई अपना होता है। फिर मोतिहारी हमारे पापा एडवोकेट थे, तो वहाँ जाकर हम लोगों ने बेसिक पढ़ाई के बाद जो मिडिल स्कूल का पढ़ाई होता है वो मंगल सेमिनरी से मेरी होती है। उसके बाद LND कॉलेज से मैं अपना इंटर करता हूँ और फिर चला जाता हूँ पटना। वहाँ जाकर मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं। ये एजुकेशन का रह गया, जिससे होता है ना बच्चों में, लोगों में कि जिसको आगे बढ़ने की क्षमता होता है ना, वो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। जैसे नहीं होता है कि 2-3 बच्चे हैं तो उसको देखकर वो बच्चा बोलता है कि मुझे भी ये करना है, राइट। तो उसको देखकर लगा कि नहीं, हमको भी यहाँ जाना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स लोगों ने सपोर्ट किया। फिर मैं पटना गया, पटना पढ़ाई किया। पटना से मैं जब ग्रेजुएशन किया ना, तो एक्चुअली मैं सही बताऊँ कि पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता नहीं था। होता है ना कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, आज हमारे बहुत ऐसे उस वक्त के दोस्त हैं जो IAS IPS इंजीनियर सब बने हुए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने में ये अपने डॉक्टर बहुत अपने यहाँ के आप देखिएगा मोतिहारी के अच्छे डॉक्टर सब हैं, सब हम लोग एक क्लास के हैं सब। तो इच्छाएं नहीं होती, तो फिर मैं वहाँ से एक बार मन थोड़ा सा उदास हुआ, करे तो क्या करें, तो मैं निकल गया दिल्ली। राइट, दिल्ली नोएडा। मैं आपको बताऊँ, ये बात है 93-94 में। ग्रेजुएशन कब की थी? ग्रेजुएशन में कर लिया 93 में कर लिया था। अच्छा, उसी टाइम ग्रेजुएशन कर लिया। अब रिजल्ट नहीं आया था पहले, तो मालूम है एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट आने में टाइम लगता था। 5-5 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था। तो फिर मैं निकल गया दिल्ली से फिर मैं गया नोएडा सेक्टर 12 में एक हमारे ही दूर के रिलेटिव थे, उनके द्वारा रहा और कुछ ना कुछ दिमाग में रहा कि क्या करें। फिर मैं वहाँ पर
1 से 2 महीना मैंने नौकरी किया था जो एक्सपोर्ट गारमेंट का काम नाम सुना होगा आपने, राइट। बहुत चलता है जो आप कपड़ा वपड़ा पहनते हैं ना, तो हम लोग से भारत से बहुत ऐसे जो कपड़ा, यानी नौकरी करने गए वहाँ पे? हाँ, मैं वहाँ नौकरी करने गया। हाँ। फिर धीरे धीरे कुछ आया कि भाई अभी मैं नौकरी कर रहा था, उसमें एक्सपोर्ट गारमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट होता है, कटिंग होता है, कपड़ा उनका होता है, चॉइस उनका होता है विदेशी लोगों का, जैसे लंदन हो गया, स्कॉटलैंड, अलग अलग कंट्री का, लेकिन हम यहाँ से स्टिचिंग करके उनको और बढ़िया से पैकेजिंग करके उनको बेचते हैं। राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आज भी जाएंगे, नोएडा में तो एक्सपोर्ट की कंपनी है, उस वक्त तो बहुत अच्छे पैमाने पर थी। तो फिर उसमें मैं जॉब किया, 2-3 महीना जॉब करने के बाद लगा कि भाई मैं भी कुछ क्यों ना इसका एक पार्ट बनूं, हिस्सा बनूं, मैं भी कुछ ना कुछ उसमें से निकालूं कि मैं भी डायरेक्ट कर सकूं, क्योंकि नौकरी मेरे समझ में आता नहीं था। तो फिर आपको मैं बताऊं कि उस वक्त 10 ठो सिलाई मशीन इधर उधर से पैसे लेकर 10 सिर्फ 10 सिलाई मशीन से एक छोटा सा नोएडा सेक्टर 12 में कमरा लिया और शुरू कर दिया। उस वक्त सिलाई मशीन का दाम था 800-900 रुपया। यानी नौकरी करने गए, हाँ, और वर्कर को फिर से काम कराने लगे, मालिक बन गए। बस तो 10 सिलाई मशीन मैंने वहाँ लिया, और सब जितने सिलाई करने वाले थे ना, अपने मोतिहारी के मिल गए, इधर के, तो उन लोगों ने बोला कि भाई साहब आप क्यों नहीं शुरू कर देते। उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, तो फिर मैंने अपना 10 ठो 93 की बात है। हाँ, 93-94 के आसपास, मतलब बीच की बात है। मैंने फिर 10 सिलाई मशीन लगाया और रात दिन उसी रूम में मैं रहता था, उसी रूम में अपना स्टोव पर खाना बनाता था और वो सिलाई करते थे, मैं कपड़ा का ऑर्डर लेकर आता था, स्टिचिंग करवाता था और उनको देता था। अब धीरे धीरे कंपनियों से 1-2-4 कंपनियों से अच्छा रिलेशन बनते गया। आपको मैं बताऊं, 10 से मैं 200 सिलाई मशीन किया। 10 में 200? हाँ, 10 से धीरे धीरे बढ़ाकर 200 सिलाई मशीन, और बहुत बड़ा हॉल लिया, एक साथ 200 लोग अंडर में काम करते थे सिलाई का। बहुत अच्छा एक माहौल। यानी एक एडवोकेट का बेटा और एक सिलाई मशीन खोलता है, उसके बाद मुंबई जाता है। हाँ, तो मुंबई जाने की कहानी कहाँ है? मैं वही बता रहा हूँ। अब क्यों गए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि एक बिजनेस चल रहा था, लेकिन मैंने क्या बताया, डेस्टिनी आपको पहले ही बोला मैं, भाग्य का खेल होता है। एक जगह से मुझे उस वक्त एक कंपनी का ऑर्डर आया, अच्छा खासा ऑर्डर था, और ईद का टाइम था। ईद के और अधिक सिलाई करने वाले मुस्लिम भी थे, अलग भी थे, ईद का फेस्टिवल था। अब मुझे जो राइट टाइम पर देना था, और एक बड़ा ऑर्डर था, मैं बताऊं उस वक्त 5-6 लाख का माने रखता था 93। अब उस समय पर जो मेरे लोग थे वो ईद में आ गए, गाँव घर आ गए, और मैं टाइम पर वो नहीं दे पाया, तो एक बहुत अच्छा नुकसान हो गया। फिर वो कंपनी से मतलब की रिलेशन खराब हुआ और नुकसान हो गया। नुकसान मतलब इतना अच्छा नुकसान हुआ कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, नुकसान को खराब नहीं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा नुकसान हुआ कि मैं कंपनी उसी वक्त वाइंड अप कर दिया, छोड़ दिया। मैं सब अधिक टेंशन नहीं, कबाड़ी वाले को बुलाया, सारा सिलाई मशीन किया, सब कैलेंडर दिया, फिर मैं आ गया मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी? हाँ, उसके बाद फिर मैं आ गया मोतिहारी। सारा काम में मुझे लग गया 93 से लेकर 95, यानी 3 साल की ये घटना आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी स्टार्ट करने के बाद एक कंपनी तोड़ देना और फिर मोतिहारी आ जाना। फिर मोतिहारी आया, फिर दिमाग में लगे भाई पटना घूम लिया, कलकत्ता में जा नहीं सकता, दिल्ली देख ही लिया, फिर अचानक मन में आया कि बम्बई जाता। उसी 90 ये 95 की इंड की बात है, 96 शुरू होने। हाँ, 96-95 दिसंबर की बात है। और मैं सोचा कि मैं जा रहा हूँ मुंबई, दिमाग में आया। फिर मैं, हमारे छोटे भाई हैं, हाँ, अब दिल्ली में क्या था कि अपने छोटे भाई को लेकर गया था, आलोक पांडे नाम है, वो अच्छा काम किया कि उनको मैं यहाँ से उनको लेकर गया और वहाँ पर KMC करोड़ीमल कॉलेज में उनको मैं एडमिशन कराया, और आज वहाँ के प्रोफेसर हैं। ये सबसे बड़ा फायदा मुझे वहाँ पर इस चीज़ का मिला कि प्रोफेसर बन गया। मैं लेकर गया, पढ़ाया, और आज वहाँ पर प्रोफेसर है। उनको मैंने फ़ोन किया, पढ़ाई करते थे, कि भाई ऐसा ऐसा मैं आना चाहता हूँ। तो छोटे भाई बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आप आइए, हम टिकट कटा देते हैं अपना दिल्ली टू मुंबई का। दिल्ली टू मुंबई का टिकट उन्होंने कटा दिया, और फिर हम लोग क्या किए कि अपना, उस वक्त एक पश्चिमी एक्सप्रेस था, ट्रेन का नाम पश्चिमी एक्सप्रेस बताओ, उस पर मैं सुबह की 5 या 6 बजे सुबह में खुलती है ट्रेन, और अगले दिन एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँच जाती है।
मैं ट्रेन पर बैठा और अगले दिन मुंबई पहुंच गया। मुंबई में ना कोई दोस्त, ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई रिश्ता, कुछ नहीं। जी, मुंबई अकेला पहुंचे। मुंबई सेंट्रल उस ट्रेन की लास्ट अपना स्टॉप था। मुंबई सेंट्रल में उतरता हूँ, सुबह के 4 बज रहे होते हैं। और मैं जब गया, दिसंबर की बात है, दिल्ली में बहुत ठंड में बहुत सारा कपड़ा वपड़ा सब डाला हुआ था। वहां जाते ही गर्मी से परेशान। मुंबई में ये दिल्ली ठंड है, मुंबई गर्म। पूरा गर्म, उस वक्त वहाँ के 30-32 डिग्री के आसपास वहाँ का टेम्परेचर था। मैं परेशान हो गया, कपड़ा वपड़ा खोला और बैग था, और रखूं तो कहाँ रखूं। तो एक वहाँ के जो रेलवे पुलिस वाले कोई था, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये सामान वामान है, कोई लॉकर सिस्टम की व्यवस्था है क्या यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि जाइए यहाँ पर लॉकर है, वो आपसे 10 रुपया लेता है 12 घंटे का। लॉकर दिया, लॉकर में सामान रखा। फिर मैं लॉकर में रखने के बाद बाहर आया, चाय पिया, चाय वाले से पूछा कि भाई ये जो मुंबई में जो फिल्म जो बनता है, जो करते हैं, वो एरिया कौन सा है। तो मुंबई सेंट्रल में जाकर सोच के नहीं गए थे फिल्म बनाने का? ना 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 ना, सुनिए तो सही पहले। आप जब देखिए क्या होता है, हर एक जिस जीवन में आपका मेहनत हो, स्ट्रगल नहीं हो, जीवन काम करने होता है। हम लोग बहुत छोटे जमीन के, बहुत जमीन के आदमी। राइट। खेती मैंने किया है, उसका आदमी हो, धान रोपा है, गेहूँ सब्जी सब किया है। अब मैं जब वहाँ मैं जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई, अब वही जानते थे और तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये सब होता है जुहू पे। जुहू फेमस जगह है मुंबई का। राइट। लेकिन जुहू जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि सर लोकल ट्रेन चलती है, आप यहाँ से लोकल ट्रेन से जाइए, सांता क्रूज करके एक जगह है, वहाँ जाकर उतर जाइएगा। उस वक्त में टिकट था लोकल का 2 रुपये टिकट था ट्रेन का, और वहाँ उतरिएगा और वहाँ से आप चले जाइएगा जुहू। सांता क्रूज से करीब 3 किलोमीटर आपको पड़ता है। ऑटो वाला लेगा कैसे भी। ये इस सब काम करते 5 साढ़े 5 बज गया। 5:30 बजे तक मैं सांता क्रूज उतरा। 5:30 बजे मुंबई में क्या होता है ना, अभी भी माहौल बहुत ही साइलेंट होता है। सुबह वहाँ रात, अब जब मैं था तो मुंबई का तो पूछिए मत, नाइट लाइफ तो बहुत बेहतरीन। मुंबई रात को जगती थी, दिन में सोती थी। तो सुबह में उस वक्त एकदम साइलेंट, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना दुकान ना कहीं कुछ, खाली 5:30 बजे तक। तो मैं सोचा कि चलो किसी से पूछा और मैं पैदल ही चलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ऐसे जाइए ऐसे जाइए। मैं पैदल चलना का, रास्ते में फिर पुलिस की जीप, उस वक्त जिप्सी चलता था, पुलिस की जीप आती है तो रुकती है हमको। मैं रुकता हूँ, किधर जा रहे हैं, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, पूरा ID कार्ड मैं सब बताता हूँ। तो ठीक है अब बैठ जाइए मेरे साथ, चल के आपको छोड़ देते हैं। पुलिस लाकर फिर मुझे जुहू चौपाटी के पास छोड़ देती। वहाँ मैं जाकर फिर तो एक चाय वाले से चाय पीता हूँ और बोलता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, मैं मुंबई आया हूँ और क्या करना है मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या करना था कुछ नहीं, कुछ कोई फिक्स ही नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो बोला कि कितना पैसा है आपके पास। पैसा वैसा क्या है, थोड़ा बहुत पैसे हैं, तुम बताओ क्या करना है। देखिए आपको एक फ्लैट लेना पड़ेगा, उसमें PG, मतलब एक फ्लैट है उसमें आपको PG एज ए पेइंग गेस्ट आपको हम रखवा देंगे, वो आपसे 1500 रुपया लेगा मंथली। लेकिन बहुत अधिक है। तो बोला कि उससे कम में तो सवाल नहीं होता है, 1500 रुपया लेगा, खाना पीना आपका खाना होगा। लेकिन चलो ठीक है, बात करा। मैं सुबह पहुंचा तो वहाँ पर किशोर कुमार गांगुली मार्ग है, जो किशोर कुमार जी सिंगर थे ना, उन्हीं के नाम पे बना हुआ है रास्ता। तो वहीं पर एक 3rd फ्लोर पे एक रूम मुझे दिया, उस रूम पे बोला कि आपका बेड। मैं थका कपड़ा पे चेंज किया, सो ही रहा था। देखिए वहाँ भी फ्रॉड होता है, तो एक दूसरा आदमी आ जाता है, बोलते हैं उठिए। बोले कि भाई ये बेड है। नहीं, ये तो मेरा बेड है। बोले कि नहीं अब उठो, मैं जिम करके आया था। वो बोल रहा है कि मतलब फिल्म वाला था थोड़ा सा। अब मैं गया जिसका मकान था उसके, भैया क्या है, तो उनको बोल रहे हैं अरे एडजस्ट कर लो, नीचे सो जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर सो जाएगा तुम नीचे सो जाओ, जगह। हाँ बोला जगह तो मिल रहा है ना, कम से कम रहने का जगह मिल गया, रह लो नीचे। अब मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई है क्या है, पैसा भी दिया उसको, सब करने के बाद मजबूरी में क्या करता है। फिर उसको जो आदमी था वो अपना ऊपर सोया, मैं नीचे सोया, काफ़ी थकान था। सुबह उठे, उससे मैंने बातचीत किया। तो वो फिल्म लाइन में एज ए एक्टर स्ट्रगल करने आया था। अच्छा, स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं नया मुझे कुछ काम हो तो बताओ। तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ आज स्ट्रगल करने के लिए, कमलिस्तान स्टूडियो है, अंधेरी में पड़ता है। कमला अमरोही का नाम सुना होगा, बहुत फेमस आज भी है, लेकिन चलोगे तो चलो वहाँ। मैं कमलिस्तान स्टूडियो में गया, बाहर कैसे कैसे करके अंदर किया।
वहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम फिल्म लाइन में स्पॉट बॉय का काम मिला। स्पॉट बॉय एक हम लोग के बहुत बड़ा, जैसे आप लोग तो जानते ही हैगा, स्पॉट बॉय का काम होता है स्पॉट पे रहना, स्पॉट की निगरानी करना कि किसको चाय मिला, किसको नाश्ता मिला, कहाँ गंदगी है, कहाँ क्या है, कहाँ पेटियाँ है। तो उस टीम में मुझे मिला 100 रुपये पर डे के हिसाब से उस वक्त उसमें काम मिला, वो मैं स्पॉट बॉय का काम किया। अब देखिए, आपने बोला ना कि आप प्रोड्यूसर क्यों बने, तो शुरुआत मेरी हुई स्पॉट बॉय से। अच्छा, अगर मैं एक्टर से शुरुआत होता तो हो सकता है कि मेरा डेस्टिनी और कहीं जाता, तो शुरुआती हुआ मेहनत करने से, समझ गए ना, क्योंकि स्पॉट बॉय का मतलब पूरा मैनेजमेंट सीख लेना। आज मान लीजिए कि अब सिनेमा हॉल में चला रहा हूँ और यहाँ का मैनेजर चाहे तो उनको सिनेमा हॉल खोल के चलाना आसान काम हो गया, क्योंकि सब कुछ उनके पास जानकारी हो गया है। तो जानकारी जिस फील्ड का आपको हो जाता है और वहाँ पे हिम्मत कर ले, साहस करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर स्पॉट बॉय से बहुत सारे पापड़ बेलते 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 मेहनत किया। मेहनत में कभी भी मैं रात को अगर 2 घंटा भी मुझे सोने का मिल जाता था तो मैं खुशकिस्मत वाला समझता था। इतना 18 घंटा 12 घंटा लगा हूँ जिस क्षेत्र में हूँ, शूटिंग हो रहा है। कभी उस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए स्पॉट बॉय के बाद मैं बना प्रोडक्शन कंट्रोलर। समझे, पीसी बोलता है, मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन कंट्रोल बना। प्रोडक्शन कंट्रोलर में क्या था कि हम लोग को पैकेज फिल्म के ऊपर होता था, वो अनिल कपूर के साथ है या फिर राम गोपाल वर्मा की जितनी फिल्में, तो कौन टॉन मनोज बाजपेयी के साथ था, अनिल कपूर के साथ था, कलकत्ता मेल था, मतलब इस टाइप की बहुत सारी फिल्में आती गई। एज ए प्रोडक्शन में साइन करता गया, पैकेज होता था प्रोडक्शन कंट्रोलर का। एक फिल्म का 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जैसा होता था पैकेज। एक फिल्म 6 महीना या साल भर में कंप्लीट करना था। तो प्रोडक्शन कंट्रोलर किया और लगा रहा शूटिंग में। कहीं हैदराबाद हो रहा हूँ तो कभी उड़ीसा जा रहे हैं, तो कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं। वो काम ही होता है सब लोकेशन। उस समय मोबाइल तो था नहीं, अधिकतर काम हुआ करता था आपका फ़ोन से। वहाँ सीखा, फिर धीरे धीरे फिर अपना को प्रोड्यूसर बना। को प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर बना। इस ढंग से लाइफ अपना चलता रहा। जब को प्रोड्यूसर हुआ इसलिए प्रोड्यूसर बन गया। हाँ, को प्रोड्यूसर बना। को प्रोड्यूसर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बना। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा चीज होता है कि जब आप कोई चीज बना लेते हैं तब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कीजिएगा, कहाँ डालिएगा। तो जो बिहार के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते थे ना, वो उनसे बहुत करीबी था। उस वक्त एक संजय राय हुआ करते थे, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी थानेदार, आपको याद होगा, संजय दत्त को लेकर। तो उनकी मुलाकात हमसे हुई तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों से मेरी मुलाकात हुई। तो उन लोगों ने बोला कि आइए ऋतुराज जी, हम लोग करते हैं साथ में। तो उस वक्त मैंने 3-4 फिल्में किया। आपको मैं बताऊं, एक पार्टनर करके पिक्चर आई थी गोविंदा वाली, तो हमने किया यहाँ पर। पार्टनर किया। फिर उसके पहले हम लोगों ने एक और पिक्चर आई थी, आपको बताए थे, हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2 में हमने हेरा फेरी 2 किया हमने। इस तरह से बहुत सारी फिल्में किया। जिस्म किया था इनका, महेश भट्ट की जो हिट पिक्चर हुई थी जॉन अब्राहम वाली, जिस्म हमने किया। फिर पटना में अपना ऑफिस लिया, एग्जीबिशन रोड में, अभी भी ऑफिस है मेरा। अब पहला फिल्म कौन सा था जो प्रोड्यूस किए थे आप अपने लाइफ का, पहला जो प्रोड्यूस किए थे? प्रोड्यूस देखिए, पहला पिक्चर मैंने किया था, वो पिक्चर हिंदी था, लेकिन किसी कारण बस वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा, रीजन क्या था कि उसमें हीरो थे राजेश खन्ना, उसमें हीरोइन थी रति अग्निहोत्री जी थी, राजेश खन्ना थे, शक्ति कपूर थे, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट थे। और कैरेक्टर ही राजेश खन्ना, थ्रिलर पिक्चर हम लोग बना रहे थे। तो वो तो पैसा पीट गया उसका, पूरा पैसा पीट गया। तो राजेश खन्ना तो पिक्चर 12 में राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई और 2009 में हम लोग ने पिक्चर शुरू किया था। राजेश खन्ना को पालना बहुत बड़ी बात थी। हाथी को पाल लिया था हम लोग, ले लिया, हम लोगों ने साइन कर लिया। अब उनके पास जब जाते थे तो कभी 10 बजे पहुंच गए तो 10 बजे ही, आइए पांडे जी बैठिए, कौन सा पैक पीजिएगा, ये पीजिएगा, वो पीजिएगा। तुम चंदन लगा के जाते थे कि हम लोग तो ब्राह्मण, मतलब हम डेली बोलते थे कि भाई हम लोग ऐसा करते। और सुबह 10 बजे वो आदमी पीता था। और जब आप पहुंचिएगा तो 1 घंटा सबसे पहले वो बैठा कर अमिताभ बच्चन की शिकायत। अच्छा, उनका यही काम था। वो कोई था, हमने बनाया उसको, हमने बनाया ऐसे बोलते थे। मैं सुपरस्टार कौन पांडे जी? मैं, हम भी था, हम भी आ गया था, लेकिन हम लोग को झेलना पड़ता था। काम करना है। अक्षय कुमार दामाद हो चुके थे, बड़े बड़े मतलब चीज़ें थी उनकी। जो मैं अपना बांद्रा में उनका था, बाद में वो भी उनका बिक गया।
समझे। तब इस तरह से करके वो पहला पिक्चर हम लोग किया, वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर 2-4 पिक्चरों में फाइनेंस करना शुरू किया, नहीं होता कि आप बनाइए मैं फाइनेंस करता हूँ। फिर मतलब उतना मन इच्छा नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा अच्छा चल रहा था। फिर इच्छा हुआ कि फिर एक बार कुछ लोग थे, हमारे डायरेक्टर थे, बोले कि एक फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी बहुत अच्छा चल रहा है। तो भोजपुरी की बातें आई तो ये पहली भोजपुरी प्रोड्यूसर थी। हाँ, एज ए प्रोड्यूसर, मतलब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। अच्छा, पहला। हाँ, मैं बनना नहीं चाहता था। करने के लिए तो अभी आपको मैं बताऊं कि निरहुआ की फिल्मों को मैंने फाइनेंस किया। फिर उस वक्त निरहुआ खूब चलता था। मनोज तिवारी जी की फिल्म को मैंने फाइनेंस किया। रवि किशन के फिल्म को फाइनेंस किया। रवि किशन का मतलब ऑल इन वन हम ही लोग करते थे। रवि किशन जी आकर यहीं बैठे रहते थे साइड में। अब भोजपुरी में पहला मैं बता रहा हूँ, पहला पिक्चर का जब मौका है तो फिर एक बात हुई, पिक्चर का टाइटल था मुन्ना मवाली, भोजपुरी की। अब वो बात हुई खेसारी से, खेसारी को मैंने फ़ोन किया। खेसारी बोला कि आइए ना गुरु जी आइए। हमको बाबा बोलता था। गए उसके मीरा रोड घर पे गए, बहुत रिगार्ड उगार्ड किया, बैठाया, सब बात हुआ। अरे अब अभी साइन कर लीजिए। बोले नहीं, पैसा तो आप बताइए, बिना पैसे का काम नहीं करें। तो आप तो एक्चुअली हमारे साड़ू भाई हैं, साड़ू भाई उसके गुरु लगते हैं। यहाँ पर अपने छपरा में घर है ना उसका। तो उसी हिसाब से तो फिर पैसा बताओ, तो पैसा उसने हमको उस वक्त बोला कि दूसरे से 50 लेते हैं, आपसे 40 लेंगे। तो चल हाँ 10 का, मतलब कोई बात नहीं, तुम 40 का GST OST ये सब TDS काट कर सब हो गया। उसको मैंने साइनिंग दे दिया 10 लाख रुपये उसी समय। अब उसके बाद साइनिंग दे दिया तो किसी ने उसको कन्विंस किया, क्या बोला कि ये कहानी को थोड़ा सा इधर कर दीजिए, इस कहानी को थोड़ा सा उधर कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए। तो राइटर जो लिखा था ना, बहुत उम्मीद के साथ लिखा था। अब कहानी चेंज हो रही है। हाँ, और मुझे कुछ कहानी में समझ नहीं। एक बार मैंने चेंज करा दिया, फिर वो बोला, तो मैंने खेसारी को फ़ोन किया, देख खेसारी, तू सोच रहा होगा कि ये दूसरा ऐसे कोई प्रोड्यूसर है और तेरे दिमाग में परेशान करेंगे, तो नहीं करना है तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू एक काम कर, फिल्म छोड़ दो। तो बोला कि भैया काम कीजिए ना, मैं करूँगा, डायरेक्टर हटा दीजिए। डायरेक्टर रवि सिन्हा थे, काफ़ी फिल्म खेसारी के साथ भी फिल्में कर चुके हैं, हटा दीजिए। हम बोले कि मैं आपको हटा दूंगा। हाँ, खेसारी को बोला कि खेसारी जी, उसमें न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुआ था मेरा इस साल, खेसारी जी आप फिल्म छोड़ रहे हैं, मैं आपको नहीं रख रहा हूँ, इच्छा जब भी हो पैसा मेरा वापस कर दीजिएगा, मैं दूसरे को पकड़ता हूँ। मैं ऑफिस में बैठा था, लोखंड वाला ऑफिस में। अगले दिन एक प्रमोद प्रेमी करके एक लड़का है, प्रमोद प्रेमी है, सिंगर उंगर भी था उस वक्त। वो आया, आके पैर छू के प्रणाम किया, बैठा। बोले क्या करते हो? तो भैया एक्टिंग उक्टिंग का शौक है। तो लुक मेरा थोड़ा सा उस वक्त यही सब चलता ही था। बोला क्यों, गाना वाना सुनाने लगा, गाना वाना उसको सुन के अच्छा लगा। बोले कि फिल्म करेगा, तो एकदम खुश हो गया। तो उसको मैंने क्या किया, साइन किया उसको अपने पास 2-3 फिल्मों के लिए, और अपने ही फ्लैट में उसको बोला कि तू यहीं रहो, सीखो। उस टाइम फ्लैट ले चुके थे आप? हाँ, फ्लैट तो था ना, मकानों का तो ले चुके थे उस समय, कम थी। आप लोगों के सेवा से भी मुंबई में 7-8 फ्लैट है। 7-8 फ्लैट है जो रेंट पे चलता है, रेंट पे दे के रखे हैं। बता रहे GST के लिए इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी बाद में ना, वो सब हम लोग का वाइट है। अच्छा, वाइट है। तो आप हमसे अगर कभी बोलिएगा कि भैया हमको आप पैसा कर दीजिए, वो जीपे पे मैं करता नहीं हूँ, कैश रहेगा तो मैं दे दूंगा, जीपे जब करूंगा तो आपसे मैं रिटर्न लूंगा तो आपको TDS मुझे अपना GST देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो क्यों देना पड़ेगा? वो क्या कि ब्लैक में काम करता ही नहीं, 25 पैसा का भी ब्लैक नहीं करता। अच्छा। वो सब हर एक साल, यहाँ भी जो छोटा भी जमीन अगर लेता हूँ 2 लाख का भी, तो अगले साल आप जाके देखिएगा मेरे उस पर सब चढ़ जाता है इनकम टैक्स में। वो जरूरत ही नहीं है करने का। अच्छा, झूठ बोल के क्या करेंगे? 7-8 फ्लैट है वो सब। यानी कि एक व्यक्ति जो मुंबई जाता है, एक मुंबई की कहानी लिखता है, आज अमीरों का यानी करोड़ों का संपत्ति लगा। बस अमीर नहीं है, बस देखिए अमीर क्या बोला जाता है कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा है, करोड़ों की संपत्ति रह चुका है। हाँ, मेहनत से, मैं अपनी मेहनत से, अमीर नहीं, अपने मेहनत से किया हुआ है। आज धीरू भाई अंबानी कभी अपने आप को अमीर महसूस नहीं किए। अमीर मुकेश अंबानी कर ले, अनिल अंबानी कर ले, उनका बेटा कर ले, क्योंकि जो अरज गया ना, उसने कितना पापड़ बेला है वो इनको नहीं मालूम है। वो तो गरीब था और गरीब के महत्व को समझता है। इसी को देखते हुए फिर मेरा आया बिहार की तरफ, मेरा झुकाव आया। तो मुन्ना माइकल जब आपने शूट किया, मुन्ना मवाली पूरी फिल्म शूट हुई किनके साथ? पूरी फिल्म को मैंने किया, अंजना सिंह हीरोइन थी, बतासा, ये अपना क्या नाम है उसका, जो बतासा चाचा के नाम से आता है, टाइगर। हाँ, मनोज टाइगर था,
और ये अपना बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट थे, पूनम दुबे करके लड़की थी, पूरा हीरो कौन थे एक्शन था। प्रमोद प्रेमी अच्छा, बताया ना, प्रमोद प्रेमी। उसी को लेकर साइन किया, उसी को स्टार बनाया मैं। अच्छा, उसके बाद वो लड़का 15 लाख 18 लाख पर फिल्म का लेने लगा। उस टाइम कितने पर किया था साइन? हम तो 25,000 रुपए दिए थे उसको। आज आज तो बहुत बड़ा। हाँ, अपने करता है तो अभी तो स्टार प्रचारक भी रहता है। अभी पिछले चुनाव में लल्लू जी के अपना तेजस्वी के साथ घूमते रहता था। हाँ। आरा का रहने वाला है, प्रमोद प्रेमी यादव है। ये सारी भी यादव थे, ये भी यादव था। अच्छा है, आज भी वो मेरा नाम जाता है तो अपना करता है। बड़ी कहानी आपने बताई, ये कहानी ही बड़ी है, आपकी जीवनी ही बड़ी है, और सीख मिलता है कि एक कुछ भी नहीं है, मुंबई जाइए लेकिन मुंबई बड़ा कुछ कर देने गए थे आप क्योंकि इच्छा रखिए। आज भी कोई भी जाता है ना, मैं बोलता हूँ कि आप घर को छोड़िए, सबसे पहले आपकी जो मातृभूमि, आपका जो जमीन है उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश इस जमीन पर मैं अपने आप को सफल नहीं हो सकता हूँ, तो प्रणाम कीजिए, नतमस्तक होइए, छोड़िए और बाहर जाइए। वो भी आप ही का जमीन है, वो भी भारत माँ ही है। और लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखकर मेहनत करना पड़ेगा, भाग के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझना पड़ेगा। अब यहाँ से गए तो एक्टर के तौर पे आपको बता दिए, मुंबई में डेली 2000-5000 बच्चे जाते हैं पर डे फ्लाइट से, ट्रेन से जाते हैं, लेकिन उसमें से एक ही सफल हो पाता है। सब फ्लॉप हो गए, क्योंकि वहाँ का लाइफ ही अलग है। पैसा लेकर गए तो अयासी लगता है, घूमना फिरना, मतलब दुनिया की कौन सा ऐसा आराम है जो पैसा है तो नहीं मिलेगा। और पैसा नहीं भी है, अगर आपको थोड़ा सा पिछलगुआ बनने की आदत है तो भी मिल जाता है। अभी क्या मुंबई अभी भी रात को जगती है और दिन को सोती है? क्या अभी तो बहुत चेंज हो गया मुंबई पहले जैसा नहीं रह गया। कुछ पार्ट है जो जगती है। हाँ। जब ये जो पहले क्या था कि आप विदाउट हेलमेट का घूम सकते थे, ड्रिंक करके भी पहले अलाउ था, लेकिन जब वो सलमान खान जो किए थे अपना केस हुआ, कुछ लोगों को मारे, तब से बहुत कानून सब चेंज हो गया। अब उतना, जब मुंबई में पहले लोग बाहर से आते थे पैसा लेकर, सिख उख सब आते थे, बड़े बड़े सब रात में आए दुबई से, इतना पैसा लेकर आए और वो बियर बार में पैसे लुटाए, मतलब गजब का स्थिति था मुंबई का। अब मुंबई बदल गया, अब मुंबई चेंज हो गया है। मुंबई ठीक है, होना भी चाहिए। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। फिर मैं मुंबई छोड़ा और फिर इच्छा हुई कि भाई मैं अपने जगह पे आऊँ, अपने चंपारण में आऊँ। तो चंपारण में आए, हमारे एक छोटे भाई हैं राजेश कुमार सिंह, अपने समुच्चक के रहने वाले हैं। वो बहुत हमारे साथ रहते थे, हमारे हर एक काम को देखते थे। अच्छा, मुंबई से आप बिहार आए और बिहार में आते ही राजनेता बने, क्या मामला था? मुंबई में आते ही राजनेता मैं नहीं बना, आपको सही बताऊं। राजनेता आगे हॉल यहाँ पर सोशल में मेरा एनजीओ चलता है, अनमोल प्रयास के नाम से। सोशल वर्क करने का मुझे बहुत इच्छा है। मैं वहाँ भी सोशल वर्क करता था, अनमोल प्रयास। अच्छा, अनमोल प्रयास के नाम से मेरा एनजीओ चलता है, ऑल ओवर इंडिया में चलता है। जो जहाँ पर जहाँ जरूरत पड़ता है वो अपने हिसाब से मैं मदद करता हूँ। ग्रुप है, लोग साथ में रहते हैं, तो सोशल वर्क करने का मुझे बहुत है। तो यहाँ जब यहाँ आया तो अपने मोतिहारी के सारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े। फिर 2016 में यहाँ पर, 2013 में मैंने यहाँ जमीन लिया। अच्छा, और हाँ, जमीन देखिए, अरेराज में मेरा खुद का अपना जमीन है, खुद का अपना जमीन है, कहना नहीं चाहिए, जो इससे 1000% बेटर है हर एक चीज में। अरेराज मंदिर से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, हम लोग का जमीन शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे समुच्चक के हमारे मित्र हैं राजेश कुमार सिंह, वो इधर से बोले कि हम लोग पटना से आ रहे थे गाड़ी से, तो बोले कि भैया चलते हैं केसरिया और हमारे कल्याणपुर होते हुए। बोले कि चलिए। आए कल्याणपुर में, चाय हम लोग पी रहे थे, ये थाना के पास। ये बताऊं 2013 की बात है। चाय साय पी रहे थे तो राजेश जी बोले कि भैया यहाँ ना सब कुछ है, लेकिन इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। क्योंकि वो इंटरटेनमेंट जगत से जुड़े थे, मेरा काम देखते थे डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम भी इंटरटेनमेंट से जुड़े थे, तो बात इंटरटेनमेंट की हुई। तो बोले कि भैया नहीं है कुछ, तो हम लोग बताइए क्या चाहते हैं। तो एक वीडियो हॉल खोल दिया गया, उसमें वीडियो हॉल का बहुत प्रचलन चल रहा था। लेकिन वीडियो हॉल खोलेंगे, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो भैया यही अधिक नहीं लगेगा, 15-18 लाख रुपए लगेगा एक वीडियो हॉल खोल देता है, जमीन ले लेंगे सस्ता सा, नहीं तो लीज पे। हम लेकिन देखिए, वीडियो नहीं खोलिए तो परमानेंट कोई काम कीजिए, आप पता कीजिए, और जमीन ऐसा देखिए जो रोड साइड ना हो, जो बिल्कुल ही पिछड़ा हो, जहां पर लोग जाने से डरते हो। क्योंकि मुंबई में मैंने इस चीज को मैंने देखा है कि जो आप बसाया जाता है, चीजों को बसाना, वहां जो बिल्डर आते हैं, जो गवर्नमेंट देती है कि आप यहाँ बिल्डिंग बनाइए, वहां पर कचरा होता है,
और उसको बसा दिया जाता तो वो स्वर्ग हो जाता है 4-5 साल के बाद। राइट। तो मैंने बोला तो उन्होंने ये चीज़ दिखाया, मुझे भी समझ में आया कि यहाँ से 800-700 मीटर की दूरी पर था ये नहर से, रास्ता खराब ऐसा ही, बोले कि चलिए इधर ही शुरू कीजिए। यहाँ बना दिया। यहाँ मैंने सिनेमा बना दिया, यहाँ पर सिनेमा बनाया, ओरिजिनल लाइसेंस कराया। ये सिनेमा कब बनाए थे आपने लगभग? 2016 में ओपन किया, 2013 में शुरू किया। हाँ। 2013 के अप्रैल में मैंने जमीन लेकर और पूजा पाठ किया था, और 2016 लाइसेंस से लेकर 2016 के 6 जुलाई को सिनेमा ओपन कर दिया। ये रुझान कहाँ से है कि ये खुलने का तो आपने बता दिया, लेकिन राजनीतिक में आने का? अब आपको बताऊं कि राजनीतिक 2020 कोरोना, आपको मालूम है, हाँ। 20 में जो कोरोना हुआ सबको हिला दिया, पूरा भारत क्या पूरा विश्व जो जहाँ था परेशान हो गया। मैं बैठा था वहाँ पे मुंबई अपने घर पे निवास पे, सोच रहा था कि क्या करें, अभी बैठ तो सकते नहीं घर में। तो फिर हमारे छोटे भाई भी आए थे, बोले कि भैया बिहार में चुनाव होने वाला है। प्रोड्यूसर का काम छोड़ चुके थे उसमें? वो तो अभी भी छोटा मोटा चलते रहता है, उस सब उसमें कोई दिमाग अपना नहीं लगता है, उसमें चलते रहता है, कोई कर लिया। उसमें हम लोग अब उतना नहीं इन्वॉल्व है। अब हुआ कि भाई क्या करें, तो आया कि चलो चुनाव कब करते हैं। तो बात हुआ कि भाई लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र से, तो अपने यहाँ गोविंदगंज हो गया मेरा, और दूसरा कल्याणपुर, तीसरा मोतिहारी भी घर है अपना। तो इस 3 जगह में चूज करना था कि कहाँ पे कुछ किया जाए। पहले कोशिश किया जाएगा किसी पार्टी से, नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। आए फिर गोविंदगंज देखे, तो गोविंदगंज का सब होने के बाद हमको बहुत परिचय अपना बनाने में समय, क्योंकि घर मेरा वही है, लेकिन घर आना जाना कम हो गया था वहाँ पर, लोग भूल गए थे। अब बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो हम लोग को लगे आप भी ब्राह्मण हैं, आइएगा तो यहाँ अच्छा रहेगा। तो ये बात थोड़ा मुझे खटक गया, क्योंकि देखिए आपको सही बताऊँ अभिषेक जी, जात पात से मैं कुछ दूर रखता हूँ। मैं मानवता मानता हूँ, इंसानियत मानता हूँ, जात पात नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बोल दे कि मैं ब्राह्मण हूँ मुझे मदद कर दीजिए, सुनने वाले को खराब लगेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी योग्यता है, आप ब्राह्मण ही होकर आप योग्य नहीं है, गलत है, तो मैं आपका मदद नहीं करूँगा। कोई मदद नहीं है। दूसरा कोई भी हो योग्य है, रियल में जरूरत है कि जात पात क्या होता है, इंसान है, तो इंसानों का बनाया हुआ चीज है जात पात, ऊपर वाले ने थोड़े बनाया। तो इसको मैं कतई नहीं मानता। मुंबई में सिर्फ मैंने सीखा कि कोई पूछता ही नहीं है कि पांडे मतलब क्या होता है, काम बस काम पे लग जाओ, वहीं से सीख। यहाँ पर ये सब चीजें चलता है। तो गोविंदगंज, तो फिर गोविंदगंज बोला कि आप ब्राह्मण है, तो यहाँ पांडे या ब्राह्मण आइएगा तो बहुत मिलेगा। हम बोले कि नहीं, फिर छोड़ो। फिर वो मिसाल मैं क्यों करने जाऊँ, नहीं होता कि आप भीड़ में आपको चलेगा ब्राह्मण है। मैंने उसको बोला कि ठीक है, सब भाई लोग हमारे हैं, सब लोग लड़ेगा। फिर आ गई मोतिहारी की बात। अब मोतिहारी में आया तो वहाँ भी कुछ इस टाइप का समीकरण लोग बोलने लगे, ऐसा है वैसा है। फिर मैं सोचा ना, तो बोले कि सबसे बेस्ट तो अपना कल्याणपुर है। फिर जब मोतिहारी भी छोड़ दिए, हाँ, तो गोविंदगंज भी छोड़ दिए, सबसे बेस्ट तो मेरा कल्याणपुर है। किसी पार्टी की तैयारी नहीं किए थे? किसी पार्टी में नहीं। कल्याणपुर में बैठे तो 2-4 लोगों को मैंने बोला थोड़ा सर्वे कीजिए कि क्या वहाँ का पोजीशन है, तो सर्वे कराया गया तो लगा कि ठीक है। कुछ लोग उस वक्त के हमारे जो विधायक जी थे उनके प्रशंसक भी थे, कुछ लोग के मन में नाराजगी भी था। तो ऐसे करके फिर दिमाग में आया, तो मैं बोला कि अभी पार्टी वोटी तो खैर मैंने कोशिश किया था, आपको सही बताऊं, लेकिन पार्टी से कुछ संभव होता नहीं है फर्स्ट टाइम में। तो चुनाव लड़ना है, और कहीं भी जाइएगा ना तो आपको बायोडाटा दिखाना पड़ता है। आप अचानक आप कुछ नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ का आभास मुझे अब हो रहा है। चुनाव जब मैं लड़ा हूँ तो कहीं बैठता हूँ तो लोग पूछते हैं चुनाव आप लड़े हैं, कुछ लड़े हैं। हाँ। तो उसका एक फर्क पड़ता है। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं होता कि आप मैट्रिक पास हैं, आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं। ये आपको नहीं लगा कि यहाँ 2 विधायक सामने हैं? एक अभी वर्तमान में जो विधायक है मनोज यादव, इसको थोड़ा सचिंद्र प्रसाद सिंह सामने है। हाँ। तो नहीं लगा कि 2 विधायक हैं, उनके बीच में हम आ रहे हैं? देखिए, ये संसार जो है ना, ये संसार का एक अजीबोगरीब नियम, और जो संघर्ष करता है इस संसार में, हमको देखिए कोई किसी का नहीं ले सकता। इतना आप जीवन में याद रखिएगा, कोई किसी का नहीं ले सकता है, ना कोई किसी को कुछ दे सकता है। ये पैसा देना, मदद करना गरीबों में देना नहीं होता है। अगर सचिंदर जी के भाग में है या मनोज जी के भाग में है, अभी पिछली बार हुआ ना चुनाव में, मैं अपने लिए लड़ा था। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी करने लगे, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मनोज
जी से, हम्म, जो भी स्थानीय विधायक हैं, एक बार उनसे मेरी मुलाकात है। उसके बाद ना कभी फोन है ना कभी बात है। और मुलाकात कब है? जब मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा था, तो बगल में बैठे थे और हम्म, आए, हमसे गले से मिले और लपटे, बोले कि आप ऋतुराज पांडे जी आप ही हैं? मैं बोला कि हाँ। तो आप? तो बोले कि मैं मनोज यादव जी हूँ, हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई जीते अलग बात है। मुझे बात बहुत अच्छा लगा था हम्म, उनका। उसके बाद आज तक उनसे कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं, मुलाकात नहीं। कोई मुलाकात नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं। 2020 में कितने वोट आए थे आपको? चुनाव लड़े थे या ज्यादा? देखिए, वोट एक तो कम था, अब हाँ, छोड़िए वोट क्या था, वो तो आजकल सब जगह मिल जाता है वोट से। देखिए, लेकिन हम्म, लोगों का प्यार बहुत मिला था, प्यार बहुत मिला ग्राउंड था। पर कैसा? और वही जो एनर्जी ऊर्जा मिला ना, तो फिर मैं चुनाव खत्म होने के बाद से ही लग गया। ग्राउंड पर कैसा माहौल था जब आप चुनाव लड़ रहे थे? ग्राउंड बहुत अच्छा माहौल था। मैं वही बताया ना कि हमारे यहाँ एटलीस्ट लास्ट में चुनाव का समीकरण बदल जाता है। तो गांव यहाँ पर लोग जात नहीं पूछे थे आपसे कि कौन जात से हैं ऋतुराज जी आप? सब पूछ रहे थे। जात पूछ रहे थे? यहाँ तो जात का माहौल नहीं था वो? हम वो क्रिएट ही नहीं करते थे। अच्छा, वो इस क्रिएट कहने का मतलब ये कि आप जब क्रिएट कीजिएगा तब ना। जिस माध्यम से हम- अपने गोविंदगढ़ छोड़ा, मोतिहारी छोड़ा, वो यहाँ पर नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, हमको चाहिए ही नहीं था। अच्छा, हमको, मैंने अगर चुनाव का शुरुआत भी मैंने किया तो ये नहीं, एक घर नहीं देखा कि ये घर किसी जायसवाल का है या किसी गुंजार का है, किसी राजपूत का है। मैं गांव में घुसता था तो सबके पास जाता था। सिसवा सोम में मैं गया, आप सपोज कीजिए, तो हर एक आदमी के घर पे गया वोट मांगने के लिए। किसी भी गांव में मैं जाता तो सबसे मांगना, सबसे आशीर्वाद है ना कि भाई मेरे ऋतुराज पांडे मुझे आशीर्वाद दीजिए। और लोगों ने दिया, बहुत दिया, पहचान बना और आज भी बना है। और मैं भी सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। जो अच्छा काम है, अच्छाई के लिए मैं मरता हूँ, अच्छाई बात मैं लोगों को बताते रहता हूँ। उसके बाद आया फिर कि अब पार्टी ज्वाइन करें। ये भी एक बहुत अच्छा दिलचस्प है। आप तो थे ही हमारे पास VIP में। उसकी कहानी हम मल्लिका आते हैं, आपको जरूर हाँ। बताएंगे, उससे पूछेंगे। हाँ 20 में आप चुनाव लड़ते हैं, हाँ 20 में चुनाव आप हारते हैं, जी मनोज यादव विधायक बन जाते हैं जी यहाँ जी के। जी उसके बाद 2 साल तक आप मेहनत करते हैं यहाँ पर, जी। दो साल वही, 1 साल 2 हाँ, साल मेहनत करते हैं। उसके बाद एक पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो आती है, आपको यहाँ बिहार उपाध्यक्ष बना देती है। जी जी फिर उस पार्टी में जाते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं जी। लेकिन फिर पार्टी छोड़कर और फिर चुनाव जब सामने आता है जी तो फिर आप पार्टी छोड़ देते हैं। और फिर आपको शायद खबर आई थी कि राधा मोहन सिंह के पास से आपको आता है कि आप आइए और मेरे पार्टी ज्वाइन कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए। एक पूरा मामला कहाँ कहाँ से सरांश हुआ, क्यों छोड़ना पड़ा और क्यों ज्वाइन ये किया? आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो आपको जानना जरूरी है और ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। पार्टी ज्वाइन किया, कुछ हमारे मित्र लोगों ने बोला, कुछ भाई लोगों ने बोला, एक संजय सैनी जी उन्होंने बोला, और कुछ बम्बई का भी कहीं ना कहीं से एक रिश्ता था मुकेश जी के साथ। मुकेश जी का बात हुआ, मुकेश जी बोले कि आप आइए पटना ज्वाइन कर लीजिए। मैं बोला कि नहीं, मेरा अपना ये धरती है, मैं पार्टी इसी धरती पे ज्वाइन करूँगा, कल्याणपुर में आपको आना पड़ेगा। मेरे बातों को समझे, वो आए, बहुत अच्छे ढंग से पार्टी ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के अगले दिन से ही मैं रात दिन उनके सेवा में लग गया, रात दिन काम करते गया। जहाँ कोई भी काम होता था मैं पीछे नहीं हटता था। यही मेहनत का तो फल नहीं मिला। बस उन्होंने देखकर फिर मुझे बेतिया का प्रभारी बनाया, ऐसे करके कुछ बनाया। फिर बोला कि ऋतुराज जी हम लोग आपको बना दिए हैं बिहार का उपाध्यक्ष पार्टी का। बहुत मुश्किल का मैं लग गया काम में, मेहनत करता रहा। अब मैटर आता है 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आता है। इस सबको मालूम है कि मुकेश जी सबसे पहले थे, अपना जब पहला चुनाव लड़ते हैं RJD में, फिर अपना NDA में इनके साथ, फिर अपना RJD में, ये तीसरा चुनाव उनका, महागठबंधन में ये तीसरा चुनाव होता है। ये वाला अभी 24 का चुनाव महागठबंधन के साथ, जहाँ 3 सीट बिहार में उनको मिलता है। उनको 3 सीट महागठबंधन नहीं देती है, उनको 3 सीट RJD अपने खाते से देते हैं। सीट मिल जाता है, बातचीत हो जाती है। अब वहाँ मैटर क्या रुकता है कि ये जो हमारे राजेश जी, इनसे ये पहले अप्रैल की बात है, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, वहाँ पर हमसे मिले राजेश जी से मुलाकात हुई कि भाई ऐसा ऐसा मैटर। हम बोले कि ठीक है, हम लोग भी बात करते हैं कि टिकट आपको मिले। राजेश जी नो डाउट अच्छे इंसान, अच्छे हैं तो हैं, राइट, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, तभी उनको इतना सारा वोट भी मिला। आपको सही बता, अच्छे हैं। तो वहाँ से बातचीत उनसे हुआ, मैं मुकेश जी से बात किया,
मुकेश जी नज़रअंदाज कर गए। फिर उनका छोटा भाई संतोष है, उसको बात किया। फिर हम पाँच सात लोग जो हम लोग पार्टी छोड़े थे, अपना हमारे मिश्रा जी भी हैं, अपना जो पार्टी के मेन थे उस वक्त, जगन्नाथ मिश्रा के भतीजा। हाँ, उस सब हम लोग बैठे, सब बातचीत किए, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। मुकेश सहनी को नहीं। हाँ, हम बोले कि आप क्या चाहते हैं। फिर हमारे पास हमारे छोटे भाई समान है, बड़े भाई हैं पप्पू द्विवेदी जी भी आए, उनसे भी बातचीत हुआ कि भाई सीट मिले। बहुत सारे लोग आए, मुखियारी से जो भी चाहता था उससे मुलाकात होती थी। अब मुकेश जी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। करते 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 समय एकदम नज़दीक आने लगा। 29 अप्रैल को नहीं, अपना ये बात है 18 अप्रैल को लास्ट मुझे मुकेश जी से मुलाकात करनी थी। मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे, कि वो आ रहे होते हैं तेजस्वी जी के साथ। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा रहता हूँ, तेजस्वी जी वो आते हैं। तेजस्वी देख कर एक हाय भी करता है, मुकेश जी सीधे गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि भाई इनको हुआ क्या है। कुछ तो आदमी को कुछ अलग लगने कुछ तो लगने लगा कि भाई या तो आप हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, आपको रेस्पेक्ट नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं आया वहाँ से, ऑफिस में आया, फिर उनके छोटे भाई संतोष बैठा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। या तो मोतिहारी का टिकट बहुत संजोग से मिला है, आपको देना है तो दीजिए आप लोग, किसी को भी देना है। अब समय कहाँ रह गया आपके पास? 5-7 दिन थे, एक बार नॉमिनेशन शुरू, 29 तारीख से आपका नॉमिनेशन शुरू होने वाला है आपका, कब आप लोग कीजिएगा? कुछ समझ तो वही 18 तारीख की लास्ट बात है। मैंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद मैं सीधा मंदिर चला। अब मैं सोचता हूँ कि भाई अब चुनाव 2024 में जो होगा मैं किसी के साथ, मैं जब पार्टी में मेरी ही पार्टी नहीं है, अब किसको टिकट देगी नहीं दी। और अपना राजेश सिंह का फिक्स नहीं हुआ था, उनको भी फोन करके बोला कि भैया मैं भी जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, इस समझ से पड़े हैं, तो वो भी चलती है। अच्छा, छोड़ दिया सब कुछ? हाँ, राजेश सिंह चले। अब पार्टी छोड़ दी, इसी कारण से अपने पार्टी छोड़ दी? मैं पार्टी छोड़ दिया, भाजपा ज्वाइन कहाँ किया? मैं छोड़ दिया और राजेश सिंह चले आए इधर, मैं चला गया अपना मुंबई फ्लाइट से उतरा ही रात का करीब 9 साढ़े 9 बजे। अभी तक राधा मोहन चाचा जी का फोन, न कभी बात, न विचार, न कभी कुछ। बहुत बड़े एक महान आदमी का, हस्ती का फोन आता है, ऐसे वैसे तो है ही नहीं। मैं घबरा गया, उसी कॉलर पर देखा राधा मोहन सिंह, उसकी तकलीफ बिल्कुल मजाक एयरपोर्ट में ऋतुराज जी बोल रहे हैं। बोला कि जी बोल रहा हूँ, मैं नाम राधा मोहन बोल रहा हूँ। चलन देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने समाज में सोचिए, उस इतने बड़े इंसान को बात हम अपने समाज बोले कि चाचा जी समझ नहीं पा रहे। तो 20 तारीख को 11 बजे मैं कल्याणपुर सिनेमा हॉल पे आ रहा हूँ और आपको 11 बजे सिनेमा हॉल पे पार्टी ज्वाइन करना है। मैं बोला कि चाचा जी 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय। पार्टी छोड़ के निकलते हैं, मुंबई पहुंचते हैं। अभी घर पे भी नहीं गए थे, घर पे भी नहीं गए, 1 घंटे का समय। ठीक है, 1 घंटा मैं टैक्सी लिया और टैक्सी पर बैठ कर सोच रहा था। तो बात विचार किया, अपने छोटे भाई से पूछा, 2-4 और 5 लोग हमारे ग्रुप के थे, क्या करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोला कि जो लिखा है वो होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, जो होगा। क्या होना था भाई, हम लोग मेहनती आदमी, जहाँ जाते हैं भाई वहीं अपना कर, हमको आशियाना बनाने में समय नहीं लगता है, जहाँ गए वहाँ बना ली, क्योंकि मेहनत पसीना चुएगा तो सब कुछ। राइट। अब 1 घंटे के बाद मैंने फोन किया, ठीक है चाचा जी, वो भी बोले कि हम भी आ रहे हैं। उसी वक्त लगन था, आपको मालूम है अप्रैल में भयंकर लगन था। राइट। कोई फ्लाइट की टिकट यहाँ की नहीं थी। अगले दिन सुबह की मैं लिया भाया दिल्ली विस्तारा का, मेरे पड़ा था 35,000 का टिकट पड़ा था सिर्फ मुंबई से दिल्ली विस्तारा का, और फिर दिल्ली से यहाँ पड़ा था मुझे 16,000 पटना का, वही कनेक्टिंग था 1.5 घंटे के बाद विस्तारा का टिकट लिया। और 19 की रात को, मैं 18 की खत्म हुआ, 19 के रात को 1 बजे मैं यहाँ पहुँचता हूँ। और
1 बजे रात को ही पहुंचता हूँ, फिर सब सजाना हो जाना, सब मंच उंच बनाना, तो जो कटसी है, क्योंकि मेरा तो ज्वाइनिंग भव करने का मन था, लेकिन समय था नहीं, आचार संहिता था, तो कर दे तो क्या करें। कम समय में बस हुआ, तो अपना टेंट वाले को फोन किए तो बोला कि उसमें खाली नहीं है, सब लगन लगे। तो एक टेंट वाला सक्षम करके लड़का है, वो अमवा से लेकर आया, टेबल और माइक सब लेकर आया। सुबह में आया, सुबह से लेकर लगा कर अभी हम तैयार ही हो रहे थे, तब तक 11 बज गया, सजा ही रहे थे अपने टेबल कुर्सी माइक को, तब तक दादा मोहन चचा जी आकर बैठे। यही तो सिंपल सी बात है, यही कहानी भाजपा में ज्वाइन हुई। बस यही ज्वाइन है, जब से लग गया। और मैं बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ, भाजपा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसे गुरु के पास आया हूँ मैं तो वो गुरु नहीं, मतलब समझिए कि जिसको मैंने ही बोला भी था कि चंपारण के गांधी हैं, हर एक तरह से अच्छे, उनके साथ रहकर आप जो जीवन के इतना कुछ सीख सकते हैं जो आप कभी नहीं सीखे होइएगा। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन फोन किया चाचा जी को, लगे प्रणाम, मैं आपका गुरु पूर्णिमा है, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं सिखा देना चाहता हूँ। आज तक मैंने किसी को गुरु माना ही नहीं, ना बॉम्बे मुझे कोई गुरु मिला, ना दिल्ली मिला, ना कहीं। माँ बाप के पास कोई गुरु मिलते हैं तो आप ही। और आज सांसद है, विदा चुके उन्हें, एक सांसद बन चुके। बिल्कुल बहुत खुशी हुई। और भी इस धरती से जितना, इस विधानसभा से जितना, जहाँ पर विधायक आरजेडी के कम मेहनत थोड़ी है, मेहनत सबका है, सबसे अधिक तो मेहनत उनका है, उनका भी अपना बहुत बड़ा एक गोल वाला है, बहुत कुछ है, लेकिन हम उस मेहनत में हम लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान लगा। यही पूरी घटना थी इसमें। कहानी आते हैं, राजनीति के छोटा छोटा सवाल करेंगे। हाँ बताइए। नीतीश कुमार के बाद आप किन्हें मुख्यमंत्री देखना पसंद करें, कुछ नाम बताते हैं। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आप किन्हें पसंद करेंगे? पार्टी से, अगर आप सच्चाई पूछेंगे, पार्टी से कोई हित नहीं है, पार्टी से तो किसी भी समाज और राज्य को चलाने के लिए शिक्षित आदमी चाहिए, जिसकी वाणी में शालीनता हो, और वो है नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान। वे इच्छा, जिसमें कोई इफ और बट मैं नहीं बोलूंगा। 29वें प्रधानमंत्री का जो पद है नरेंद्र मोदी जी का समाप्त हो जाएगा, आप किन्हें देखना पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह या कोई और? देखिए, ये तो 29 के 4 साल का समय है, इसमें कुछ कहा आपका जो पार्टी से भी हटके में, देखिए अभी जो सारे पूरे देश का जो मूवमेंट बन रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार हैं, तो माहौल क्या चेंज होगा इस पर हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर देश को जरूरत है बोल्ड, जैसे मोदी जी बोल्ड है, उस तरह से योगी जी जैसे लोग अगर मिलते हैं जो अच्छा डिसीजन ले, डरे नहीं, डर कर आप काम नहीं कर सकते, इस मामले में योगी जी से मैं चाहूँगा। 2025 में विधानसभा चुनाव है, कल्याणपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं कल्याणपुर से विधानसभा का चुनाव जिस दिन पार्टी ज्वाइन किया था, आपने सवाल मुझसे पूछा, हाँ आपने राइट, भविष्य से मैंने बोला कि ये मेरा कैरियर, पार्टी के साथ में समझौता नहीं कर सकता और पार्टी के साथ ही लड़ूंगा, पार्टी ही मुझे देगी। ये तो अभी चुनाव आने दीजिए, तो अलग बात है, देखिए विश्वास होता है, हम सब मिलकर काम करते हैं, तकदीर कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी जिद होती है जो आपको करना पड़ता है, तो वो मेरी मजबूरी होगी, अंतर आत्मा अलाउ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी होगी कि मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर आप आउट हो जाते हैं तो अगले साल नहीं आता है, 5 साल तक वही ऋतुराज, कौन ऋतुराज पांडे को नहीं जाता। तो आपको लड़िएगा तो ही समाज में बैठ पाइएगा, समाज के लोगों के साथ जा पाइएगा। हार जीत का मैं परवाह कभी नहीं करता हूँ, वाजपेयी जी ऐसे मैं हार मानूंगा, आपको सुना होगा उनका बहुत अच्छा कहा होता है, तो मैं हार जीत की बात परवाह करता हूँ। प्रधानमंत्री अभी तक आपको कौन बेस्ट लगे थे? ये तो सच्चाई है कि वर्ल्ड में अगर बात करें, मोदी जी ऐसा तो ये हम क्या पूरा संसार आज भी अच्छे हैं, और ये जो 5 साल आपके आने वाला है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही योगदान वाला 5 साल होने वाला है हमारे देश के लिए, और मोदी जी हैं। इंटरटेनमेंट से कुछ सवाल रहेगी आपके शादी से लेकर, शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। हम तो मुंबई में थे उस वक्त, तो मुंबई का लड़का अरेंज मैरिज शादी? हम लोग जमीन से जुड़े हैं, मुंबई में 2000 मुंबई में था, हमारे पापा बोले कि बेटा मैंने शादी कर दिया,
थे मुंबई में? तो तब मैं मुंबई में था अपना, मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। 2000 की बात कर रहा हूँ, 99 की बात कर रहा हूँ। 99 में शादी ठीक हो गई, आपको आना है। मैं कौन है, कहाँ पे है, कैसे है, कुछ नहीं। बस यहाँ आया, बारात बैठा, तो जैसे कोई पुराना 2000 में मारुति होता था, मारुति में बैठे और सीवान में चला गया। सीवान में अपना सीवान में? मलमलिया में। अच्छा, आपको बेस्ट एक्टर भोजपुरी में अभी तक कौन लगे? बेस्ट एक्टर कोई नहीं हुआ इधर में कोई नहीं, इधर पुराने में वही कुणाल जी थे जो काम कर रहे थे। बॉलीवुड में? बॉलीवुड में तो खैर सबके सब आशा है ना, अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं है, कुमार से एक नाम बताना। एक में अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर मैन? किशोर कुमार से बड़ा कोई नहीं। रोमांस? लता जी है। अच्छा, और भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी में कौन है बेस्ट सिंगर? भोजपुरी में तो देखिए, भोजपुरी इधर का जो गाना है ना, वो सब मिक्स है। नहीं, तो आपकी जीवनी से बात करें तो हमारे जुम्मे में तो यही लोग आते थे ना, आशा जी और लता जी गाती थी, हेमलता जी गाती थी। दूसरा भोजपुरी में सिंगर कौन था? यही लोग। मोहम्मद रफी गाया करते थे, सारा जी गाना तो मोहम्मद रफी का हुआ करता था। सिंगर तो अब ना, जब जमाना आया हमारे यहाँ इन लोगों के नए नए, मनोज तिवारी जी का आगमन होता है और इन लोगों का होता है, तो बाकी क्या करें। भोजपुरी में वही गाना हुआ, वही सिंगर ही हुआ करते थे। किशोर कुमार गाते थे हमारे लिए, कुमार सानू गाते थे हमारे लिए, यही काम था। ये सारी फोन का जब वीडियो नहीं चलता है तो दोनों आपस में लड़ जाते हैं, अच्छा लगता है आपको? छोटा जवाब दीजिएगा। लड़ना ही नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई जीत हार पॉलिटिक्स में होता है, तो कोई लड़ता है क्या? लेकिन देखिए, दोनों दोस्ती भी निभाते हैं। हमको लगता है कि वो नहीं लड़ते, उसको फैन लड़ते हैं। जो फैन होते हैं वो नहीं लड़ते। और देखिए, चुनाव में आएगा, पवन जी के चुनाव में किसान जी आएगी, पूरा साथ में सब अच्छे लोग, बड़े लोग लड़ाई में भरोसा नहीं करते। जो होना है होता है। आप चलते रहिए। अब आपने पूरा जीवनी बताया ब्रॉडकास्ट में, एक पूरा ब्रॉडकास्ट लोग क्यों देखें? एक सेंटेंस में बताइए। अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको किसी न किसी का कोई किताब पढ़ते होइएगा, तो किताब के रूप में ही मुझे पढ़ लीजिए और देखिए, जानिए, समझिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो मैं इनकी तरफ से बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, हमारे साथ थे भाजपा नेता ऋतुराज पांडे जी। ये वीडियो जो आपने सुना, ये पूरी कहानी दर्शा रही थी इनकी जीवनी की। भैया, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।